हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कारो 2020 जो कि एप्लीकेबल है सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि 21-22 के बाद या बनने वाली हैं, उस पे कारो 2020 एप्लीकेबल है। कारो 2020 को आपने थ्योरेटिकली तो बहुत समझ रखा होगा, पर प्रैक्टिकली उसे कैसे रिपोर्ट करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे टीसीएस ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कारो 2020 को इंप्लाइड किया है। तो इस वीडियो में मैंने टीसीएस की एनुअल रिपोर्ट ली है, जो कि आपके सामने देख सकते हो। आप यहाँ पर 21-22 की आपके सामने यहाँ पर आ रखी है। 21-22 की ये रही 21-22 की हमने टीसीएस की एनुअल रिपोर्ट ले ली है। अब हम चलते हैं सीधा इसकी स्टैंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। तो वो 3118 पेज पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई है टीसीएस की। ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है, और इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट का ही नीचे यहाँ पर एक ऑडिटर की ड्यूटी दे रखी है यहाँ पर कि उसे कारों पे रिपोर्ट करना है। तो इसी के लिए हमें यहाँ पर कारो पढ़ना पड़ेगा। एनेक्जर ए टू द स्टेटमेंट बनता है, मतलब जो आपकी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट होती है उसका एनेक्जर ए बनता है आपका कारो 2020, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कारो में क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्जर ए आ गया हमारा इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट का, जो कि टीसीएस का है और लेटेस्ट ही है ये, पर एकदम 31 मार्च 2022 की जो मैंने एनुअल रिपोर्ट ले रखी है। तो धीरे धीरे साथ साथ पढ़ते हैं और समझते हैं इसको जरा। तो सबसे पहले हमें प्राइमरी रिपोर्ट करना पड़ता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में और टेंजिबल एसेट के बारे में। इसमें क्या रिपोर्ट करना पड़ता है कि कंपनी ने मेंटेन करे रखे हो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो, इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स। मतलब आपको जो आपकी टेंजिबल फिक्स एसेट है, यहाँ पर बात करी गई है टेंजिबल फिक्स एसेट के बारे में। टेंजिबल फिक्स एसेट के बारे में यहाँ पर बात करी गई है इस वाले पैराग्राफ के अंदर। जो आपके टेंजिबल फिक्स एसेट है, जिसके नाम बदल के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रख दिया है, उसको आपको प्रॉपर उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन कर रखना पड़ेगा, जिसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स उसकी और उसके कितने वो नंबर्स में उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और वो किस सिचुएशन, मतलब आपकी अगर डिफरेंट लोकेशन है तो किस लोकेशन पे वो आपको आपने सिचुएट कर रखा है, उसका आपको प्रॉपर टैगिंग वगैरह सब करके रखनी पड़ेगी। अगर आप रखते हो तो यहाँ पर ऑडिटर उसको वेरीफाइड कर देगा कंपनी हैज मेंटेन्ड लिख के। अगर आप नहीं रखते तो यहाँ पे ऑडिटर लिख देगा द कंपनी हैज नॉट मेंटेन्ड प्रॉपर रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पहला तो ये हो गया। इसी के साथ ही यहाँ पर दूसरा जो आता है वो बात डील करता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट के लिए। इंटेंजिबल फिक्स एसेट, तो यहां पर भी बात सेम बात करी गई। कंपनी हैज मेंटेन्ड प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर ऑफ इंटेंजिबल एसेट। मतलब आपके पास इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल हो गया, कोई ब्रांड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, आपका अपने को ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रखा है, या कोई फॉर्मूला है जैसे टीसीएस के लिए सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग्स वगैरह होती है वो होता है इंटेंजिबल एसेट। तो उसके लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रखने पड़ते हैं, उसकी करेक्ट वैल्यूएशन। तो ये सबसे पहले पहला आ गया यहाँ पर कारो का पार्ट। अब यहाँ पे बी पार्ट आता है, ये भी फिक्स एसेट का है। सारा हम अभी फिक्स एसेट का पढ़ रहे हैं, ये सारा फिक्स एसेट का है। तो सच में बी पार्ट बोलता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, मतलब हमें मतलब ऑडिटर को जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर एग्जामिनेशन, और उस इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के बेस पे ऑडिटर ने जो एग्जामिन किया रिकॉर्ड्स को देख के, उससे ऑडिटर को यह पता चलता है कि कंपनी हैज अ रेगुलर प्रोग्राम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर बात करी गई है फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में। फिजिकल वेरिफिकेशन किसका होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट का होगा। मतलब टेंजिबल फिक्स एसेट, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में यहाँ सिर्फ बात करी गई है, क्योंकि इंटेंजिबल का आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कारो 2020 में कि कंपनी हैज रेगुलरली प्रोग्राम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। कंपनी के पास एक फिजिकल वेरिफिकेशन अपने करवाने का कुछ एक रेगुलर मैकेनिज्म है, रेगुलर प्रोग्राम है, जिसकी वजह से वो फिजिकल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। और वो इन अ फेज मैनर में हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। मतलब मैक्सिमम फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आप स्टार्ट करते हो और एंड करते हो वो 3 इयर्स, मतलब 3 साल में एक बार तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना ही करवाना है। अगर आप 3 साल में एक बार भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, तो ऑडिटर कारो 2020 में ये बात रिपोर्ट कर देगा। In accordance with this program, certain property, plant and equipment were verified during the year। मतलब और इसमें यह भी जानना है कि कंपनी ने इस साल
इस साल कितने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को वेरीफाइड कर रहा, अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो वो भी यहाँ पर ऑडिटर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं थी, तो यहाँ पे ऑडिटर ने लिख दिया इन आवर ओपिनियन द पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन इज रीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द साइज ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना होता है कि कंपनी के साइज को देखते हुए क्या जो कंपनी ने पीरियोडिसिटी, मतलब कंपनी ने जो फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का जो एक टाइम रखा है कि हर 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, 1 साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, वो वैलिड है या नहीं है। मान लो आपकी छोटी सी कंपनी है, गिन के आपके 10 एसेट है और आप उसको फिजिकल वेरीफाई करा रहे हो 3 साल में एक बार, तो ये मतलब एक तरीके से मतलब साइज ऑफ द बिजनेस को वो जस्टिफाई नहीं कर रहा ना, साइज ऑफ द बिजनेस को। अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस जैसी है, टाटा मोटर्स जैसी है, टीसीएस जैसी, और आपके पास इतने अनगिनत एसेट्स हैं, तो 3 साल में एक बार आपको करवाना पड़ता है फिजिकल वेरिफिकेशन, पर आप करवा रहे हो 1.5 साल या 2 साल में एक बार। ऑडिटर को ये लगता है कि हाँ यार, साइज देख के, बिजनेस का साइज देख के 1.5 साल 2 साल में भी करवा रहे हैं तो वो जायज है। तो यहाँ पे ऑडिटर लिख देगा कि वो बिलीव करता है कि साइज ऑफ द बिजनेस को देख के जो फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है वो सही है। और यहाँ पर ऑडिटर को यह भी रिपोर्ट करना पड़ता है कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट मैनेजमेंट ऑडिटर को देगी, तो उसमें कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी ना हो। छोटी मोटी चल सकती है, पर देखा यहाँ पर आप दिखा रहे हो कि आपके पास 10 लोकेशन में प्लांट्स हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए पता चला 8 ही हैं, 2 गायब कर रखे हैं, 2 सिर्फ बुक्स में आ रखे हैं, हवा हवाई हो गए 2 प्लांट। तो ऐसी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज ऑडिटर को अपनी कारो 2020 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है सी, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, मतलब जो भी ऑडिटर को इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मिली उसके बेसिस पे ऑडिटर ये यहाँ पर कारो 2020 में रिपोर्ट करेगा कि जो टाइटल डीड्स है, मतलब टाइटल डीड्स क्या है कि वो एसेट्स किसके नाम पे हैं, टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई कार वगैरह है या कुछ लैपटॉप्स वगैरह है उसके बारे में बात नहीं कही है, यहाँ पर सिर्फ बात करी गई है टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अदर देन, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर इसकी एक्सेप्शन है, यहाँ पर बात करिए अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द कंपनी इज द लेसी, मतलब अगर कंपनी और उसके वेंडर के बीच में लेसर और लेसी लीज एग्रीमेंट हो जाता है और लीज एग्रीमेंट के चलते कंपनी लेसी बनी पड़ी है और सामने वाला लेसर है, कंपनी ने एसेट लीज पे ले रखा है, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी के पास ही होगा एसेट, वो कंपनी के पास होगा एसेट। और वो एसेट जो लीज एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली मार्क्ड है आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ लेसी, तो एसेट तो कंपनी के पास है पर टाइटल उसका किसी और के पास है, तो वो ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर वो ही रिपोर्ट करना है जो कंपनी का खुद का एसेट हो, कंपनी के पास एसेट हो, लीज एसेट ना हो, और वो टाइटल डीड्स कंपनी के पास हो। इन शॉर्ट, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, कंपनी के पास एक बिल्डिंग है इस ये है यहाँ पे टीसीएस कंपनी, ठीक है, पर ये बिल्डिंग ये नाम है टाटा मोटर्स के ऊपर नाम है बिल्डिंग, टाटा मोटर्स ने टीसीएस को ये बिल्डिंग गिफ्ट कर दी। अब ये बिल्डिंग है किसकी, टाटा मोटर्स की, टाइटल डीड किसके पास है, टाटा मोटर्स के पास है, पर टीसीएस को ये एज अ गिफ्ट में मिली है, तो टीसीएस इसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा। यहाँ पर जो यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएगा टीसीएस, तो यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा। पर ये जो बिल्डिंग है ये टाटा मोटर्स के नाम पर है, तो ऐसी बिल्डिंग को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। मतलब जो हमारी बैलेंस शीट में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो हमारी टेंजेबल फिक्स एसेट है, टेंजेबल फिक्स एसेट में भी जो हमारी इमूवेबल है, वो अगर उसकी टाइटल डीड किसी और के नाम पर है तो वो यहाँ पर डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्लोज इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। अगर कोई ऐसी टाइटल डीड ऑडिटर को पता चलती है कि जो कंपनी के नाम पे नहीं है, तो वो कारो 2020 में उसको अपने रिपोर्ट कर देगा इस वाले क्लॉज में। डी पार्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। यहाँ पर ऑडिटर रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड कौन से, सिर्फ और सिर्फ अभी फिक्स एसेट की बात करी गई है, पूरा का पूरा अभी तक फिक्स एसेट चल रहा है, तो रिकॉर्ड सिर्फ फिक्स एसेट से रिलेटेड ही चेक करे अभी तक ऑडिटर ने। द कंपनी हैज नॉट रिवैल्यूड, यहाँ पर बात करी गई है रिवैल्यूएशन की, its property plant and equipment including right of use of asset or intangible asset or both during the year। मतलब इन शॉर्ट सारे के सारे एसेट्स, फिक्स एसेट्स, चाहे वो टेंजेबल हो चाहे इनटेंजेबल हो, अगर कंपनी ने उसको रिवैल्यू कर दिया तो ऑडिटर अपने कार्य 2020 में उसको रिपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं यहाँ पर,
कंपनी के पास एक बिल्डिंग है जो कि कंपनी ने 10 साल पहले ली थी 10 लाख रुपए में। अब 10 साल बाद टीसीएस की जब ये एनुअल रिपोर्ट बनती है तो टीसीएस उसको रिवैल्यू कर देती है क्योंकि रेट काफी बिल्डिंग के बढ़ गए हैं। तो 10 करोड़ की बिल्डिंग हो गई, 10 लाख की बिल्डिंग हो गई है 10 करोड़ की। कितने जीरो लग गए भाई साहब, ये 10 करोड़ की रिवैल्यू कर दी। ठीक है, अब बैलेंस शीट में आपको वैल्यू तो आपको बढ़ा के दिखानी पड़ेगी। अब बैलेंस शीट में वैल्यू आएगी ये 10 करोड़, तो जो इसका डिफरेंस होगा मतलब 9.90 करोड़, ये आपका चला जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो ये चीज ऑडिटर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में, कंपनी के बैलेंस शीट में एक ऐसी एसेट है जिसको कंपनी ने रिवैल्यू करा है ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो यहां पर ऑडिटर को ये चीज अपने कारो 2020 में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि कंपनी हैज नॉट रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट और बोथ ड्यूरिंग द ईयर। अगर कंपनी रिवैल्यू करती है तो कारो 2020 में रिपोर्ट जाएगी। फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है ई पॉइंट। अभी तक सारा फिक्स एसेट का ही चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवर एग्जामिनेशन। ये तो मतलब एक रटी रटाई लैंग्वेज है, ये तो आपको लिखनी पड़ती है। जब आप कारो 2020 को थ्योरेटिकली पढ़ते हो तो ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं होती। ये वो लैंग्वेज है जो कि प्रैक्टिकली जब कारो 2020 को आप अनेक्स करते हो ऑडिट रिपोर्ट के पीछे, वो लैंग्वेज है सीधा। देयर आर नो of our examination of the record of the company, there are no proceeding initiated or pending against the company for holding any बेनामी प्रॉपर्टी। यहां पर बात की गई है बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में, अंडर द प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। अब बेनामी प्रॉपर्टी होती क्या है? सबसे पहले अगर कंपनी कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो यहां पर ऑडिटर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर कंपनी बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं करती तो ऑडिटर सिंपल ये लैंग्वेज लिख दे, देयर आर नो प्रोसीडिंग इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी। तो आपको समझ में आ गया, अगर बेनामी प्रॉपर्टी है तो रिपोर्ट करो, नहीं है तो नो प्रोसीडिंग लिख दो, इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी। अब बात करते हैं बेनामी प्रॉपर्टी होती क्या है और प्रोसीडिंग, इनिशिएटेड, पेंडिंग, ये सब है क्या? बेनामी प्रॉपर्टी क्या है? अब बेनामी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपने अननोन सोर्सेज ऑफ इनकम, इन डेफिनेशन तो बहुत बढ़िया, पर आप इतना समझ सकते हो जो आपने आपके अननोन सोर्सेज ऑफ इनकम से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसे कहते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आप आपने खरीदी तो है पर किसी और के नाम पे खरीद ली है, मतलब बॉट इन द नेम ऑफ अदर्स, इससे ही हम कहते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। खैर इसका तो एक पर्टिकुलर लॉ है, वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, पर आप ये समझ लो कि अगर कोई अननोन सोर्स ऑफ इनकम से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो या आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली किसी और के नाम पे और पैसा आपने दिया है, कंसिडरेशन आपने दिया है, पेड बाय यू, तो बेनामी प्रॉपर्टी में आ जाती है और उस पर आपका इनिशिएशन प्रोसीडिंग वगैरह चलता है और आपको बेनामी प्रॉपर्टी पे अपना टैक्स वगैरह भी भरना पड़ जाता है। तो ये बात की बात है। तो यहाँ पर इतना सिंपल से ये सब फिक्स एसेट का ये पोर्शन आपका फिक्स एसेट का खत्म हो गया। अगला पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है इन्वेंट्री का। जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है अगला, द इन्वेंट्री हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट। यहाँ पर बात करी गई है इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड, आपको अपनी इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, चाहे आप वो खुद करो अपनी इंटरनल टीम से करवाओ, चाहे आप वो किसी थर्ड पार्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाओ, पर आपको अपनी इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है। आपका वेयरहाउस में जो इन्वेंट्री होती है, जो आपकी कंपनी में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब क्या है? यहाँ पर बात करी गई इन्वेंट्री की। अब बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री फिक्स एसेट नहीं है, इन्वेंट्री वो जिससे आप बाय या सेल करते हो, मतलब जो आपके मेन ऑपरेशंस का पार्ट है उसे हम यहाँ पे कहते हैं इन्वेंट्री। वो फिजिकली वेरीफाइड होनी चाहिए बाय द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हर साल में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन तो होना ही चाहिए। अगर एक साल में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जैसे हमारी भी कंपनी है, वो क्वार्टरली फिजिकल ऑडिट करवाती है, वेयर हाउस ऑडिट करवाती है, पर जनरली साल में एक बार, और आइडियली 31 मार्च को आपकी इन्वेंट्री का बैलेंस तो मैच होना ही चाहिए, तभी तो आप बैलेंस शीट बनाओगे ना। इन अवर ओपिनियन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच वेरिफिकेशन इज रीजनेबल। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ऑडिटर फ्रीक्वेंसी भी डिनोट करेगा। मान लो आपकी कंपनी में इन्वेंट्री का मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, आप
ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हो, ट्रेडिंग में हो, बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है और आप फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हो साल में एक बार, जिस और जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हो तो आपको बहुत ज्यादा ही मिसमैचेस पाए जाते हैं। मतलब बुक्स कह रही है हमारे बुक्स में 1 करोड़ की इन्वेंट्री है और फिजिकली वेरीफाई कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है भाई 90 लाख की इन्वेंट्री है। तो मतलब बहुत ज्यादा ही मिसमैच हो रहा है। तो और साल में आप एक बार फिजिकल ऑडिट करवा रहे हो, वेरियस ऑडिट करवा रहे हो, तो ऑडिटर उसकी फ्रीक्वेंसी पे भी कमेंट करेगा कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कम है, उसको बढ़ाओ, उसको आप साल में 2 बार या 6 मंथली करवाओ या फिर क्वार्टरली कराओ, एज फॉलोड बाय द मैनेजमेंट वर्क अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर ऑडिटर रिपोर्ट करता है कि जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है इन्वेंट्री का जिस फ्रीक्वेंसी में हो रहा है वो रीजनेबल है, जो कि मैनेजमेंट फॉलो कर रही है। और यहाँ पर ऑडिटर को यह भी रिपोर्ट करना है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई है। नो डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस ऑन वेरिफिकेशन बिटवीन द फिजिकल स्टॉक्स एंड बुक्स रिकॉर्ड। जैसे कि मैंने अभी पहले बोल दिया था, फिजिकल स्टॉक और बुक्स रिकॉर्ड के बीच में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए दैट वर 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पर पहले ये लिमिट नहीं थी, अब यहाँ पे कारो 2020 में ये लिमिट दे रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको याद करने की, क्योंकि पहली ऐसी लिमिट है जो कि यहाँ पर कारो 2020 में दी है इन्होंने। जो आपका जो डिस्क्रिपेंसी है वो 10% से नहीं होना चाहिए ईच क्लास। अब यहाँ पर बात करिए ईच क्लास। ईच क्लास का मतलब चाहे वो आरएम हो, चाहे पीएम हो, आरएम मतलब रॉ मटेरियल, चाहे पैकिंग मटेरियल, चाहे आपका डब्ल्यूआईपी वर्किंग प्रोसेस हो, चाहे आपका फिनिश गुड हो, चाहे आपका स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो। मतलब जब आप इनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराओगे, जो डिस्क्रिपेंसीज आपको मिली वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10% ईच क्लास के बारे में बात करी गई है, ईच क्लास के बारे में। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है इन्वेंट्री के बारे में। इसमें बी पार्ट, एक और पार्ट है इन्वेंट्री के बारे में। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, वही रटी रटाई लैंग्वेज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवर एग्जामिनेशन of the record of the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 करोड़ रुपीस। यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा 5 करोड़ से ऊपर अगर आपने कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ले रखी है। वर्किंग कैपिटल लिमिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई सीसी ले रखा हो, कैश क्रेडिट ले रखा हो, ओडी वगैरह ले रखा हो, तो ये कैश क्रेडिट, ओडी, या आपने करंट अकाउंट की कोई आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी हो, तो ये सारी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स आ जाती है। अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। कार ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कारो 2020 में इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स। तो जहां आपको भी पता है, जब आप बैंक ऑडिट करने जाते हो, किसी कंपनी का स्टॉक ऑडिट करते हो बैंक की तरफ से जाके, तो जो कंपनी वर्किंग कैपिटल लिमिट लेती है, चाहे वो सीसी हो चाहे वो ओडी हो, वो करंट एसेट्स के बेस पे लेती है। करंट एसेट मतलब यहाँ पर कौन कौन से करंट एसेट आ जाते हैं, यहाँ पर एक तो आपका स्टॉक आ जाता है, यहाँ पर आपके डेटर्स आ जाते हैं, कोई एफडीज वगैरह होती है वो आ जाती है, और माइनस कर दिया जाता है आपके क्रेडिटर्स। तो ये आपकी लिमिट बनती है। यहाँ पर ये बैंक ऑडिट में जाते हैं तो लिमिट बैंक वाले ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि आपकी कंपनी को जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स देंगे हम किस बेस पे देंगे। यहाँ पर और भी मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं करंट एसेट में और मल्टीपल चीजें लेस कर सकते हैं क्रेडिटर में, पर जनरली देखा जाए तो ये सब चीजें तो होती ही होती हैं लिमिट कैलकुलेट करने में। इन अवर ओपिनियन द क्वार्टरली रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी विद सच बैंक्स आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी किस क्वार्टरली स्टेटमेंट के बारे में बात करे गए हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक स्टेटमेंट, जो स्टॉक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ती है, आपको क्वार्टरली देनी पड़ती है बैंक्स को, ताकि आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स एक्सटेंड मतलब कंटिन्यू होती रहे। तो ये क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट, उसके बारे में बात करेंगे कि आपको आपने जो स्टॉक स्टेटमेंट दी है बैंक को वो मैच करनी चाहिए। इन अवर ओपिनियन द क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी विद सच बैंक्स, मतलब बैंक्स को जो आपने क्वार्टरली स्टेटमेंट दे रही है, आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो आपके बुक्स में से मतलब लेट सपोज आपके बुक्स में इन्वेंट्री आ रही है, आपके बुक्स में 10 करोड़ की, और आप बैंक को दे रहे हो 50 करोड़, तो ये तो मैच ही नहीं हुआ। तो ये जो आप स्टॉक स्टेटमेंट जो आप बैंक को दोगे वो आपका क्वार्टरली मैच होनी चाहिए आपकी इन्वेंटरी से। अगर ये आपका मिसमैच होता है तो ऑडिटर आपको क्वार्टर 2020 में रिपोर्ट कर देगा। तो ये 2 पॉइंट अभी तक हमने करे हैं। तो पहला तो फिक्स एसेट का हो गया और दूसरा आपका हो गया इन्वेंटरी का। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट बात करता है लोन्स गारंटीज के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको, गारंटी सिक्योरिटी ग्रांटेड और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो ये देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बात करता है लोन्स एंड गारंटीज। ठीक है,
according to the information explanation given to us, वो ही रटी रटाई लैंग्वेज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवर एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। ये लैंग्वेज तो आप लोगों को लगा लो, आपको जब भी कारो 2020 कोई बनाएगा ऑडिटर, या आप भी बनाओगे आर्टिकलशिप में, तो ये लैंग्वेज तो आपको लिखनी ही लिखनी है, मस्त लैंग्वेज है ये तो। द कंपनी हैज नॉट मेड एनी इन्वेस्टमेंट, provided guarantee or security, or granted any advance in the nature of loan, security or unsecured to the company, firms, limited liability partnership or any other party during the year the company pressure are not prejudicial to the interest of the company। मतलब इस पॉइंट से मतलब समझ में क्या आता है? नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ पर द कंपनी has granted to a loan of the company during the year, details of the loan is stated in subclause A, the company has not granted any loan or secured unsecured to the firm, limited liability। ये हाँ, ये पॉइंट यहाँ से इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा से। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन explanation given to us on the basis of examination of the record of the company, यहाँ पर मतलब कंपनी को ये, यहाँ पर ऑडिटर को कारो 2020 में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कंपनी ने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखी, कंपनी ने किसी को गारंटी वगैरह तो नहीं दे रखी, कंपनी ने किसी को सिक्योरिटी वगैरह तो नहीं दे रखी, कंपनी ने कोई एडवांसेस वगैरह तो नहीं दे रखे। एडवांस चाहे वो लोन्स के फॉर्म में हो, चाहे सिक्योर्ड हो, चाहे अनसिक्योर्ड हो, किसी भी कंपनी को, चाहे फर्म हो, चाहे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, या कोई भी पार्टीज हो, ड्यूरिंग द ईयर अगर वो ऐसा लोन वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह, कोई गारंटी वगैरह देती है, तो ऑडिटर को यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, द कंपनी हैज ग्रांटेड लोन्स टू वन कंपनी, यहाँ पर ऑडिटर ने डिस्क्लोज कराया, टीसीएस का ऑडिटर ने डिस्क्लोज कराया कि टीसीएस ने एक कंपनी को लोन दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर। ये बात, ये क्लॉज क्यों डाला गया? ये क्लॉज इसलिए डाला गया कि कंपनी अपनी किसी भी कंपनीज को, मतलब कोई भी अपने वेंडर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, रिलेटेड पार्टी कंपनीज को लोन दे देती है, और बदले में उससे मतलब अरेंजमेंट कर लीजिए कि कम दाम पे कुछ कम दाम पे परचेज कर ले, और सामने वाले को सस्ते दाम पे इंटरेस्ट मिल जाए। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए ये क्लॉज डाला गया कारो 2020 में। ड्यूरिंग द ईयर डिटेल्स ऑफ द लोन इज स्टेटेड इन सब क्लॉज ए, मतलब यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया है, यहाँ पर टीसीएस के जो ऑडिटर है उसने डिस्क्लोज करा है, the company has not granted any loans are secured to the firms, limited liability partnership or another party to there है। मतलब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पर ऑडिटर को डिस्क्लोज करना पड़ता है किसी भी कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को लोन दे रखा है नहीं। तो यहाँ पर एक कंपनी को तो लोन दे रखा है, पर किसी भी एलएलपी या किसी भी पार्टी के, मतलब कंपनी के अलावा किसी और को टीचर्स ने लोन नहीं दिया, तो ऐसे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर मतलब इन शॉर्ट, अगर आप जो कारो 2020 में जो डिस्क्लोजर दे रखे हैं, कंपनी अगर वो काम करती है तो डिस्क्लोज करो, कंपनी वो काम नहीं करती तो सीधा लिख दो नॉट, कंपनी हैज नॉट डन दिस, कंपनी हैज नॉट डन दैट। Based on the audit procedure carried on by us and as per the explanation information given to us, the company has not granted any loans to subsidiary। मतलब कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को तो कोई लोन नहीं दे रखा। वो होते हैं ना, कंपनी अपनी सब्सिडरीज वगैरह को लोन दे देती है, मतलब उनकी सब्सिडरी की औकात नहीं है इतनी कि लोन लेने की, या लोन लेती है तो उनकी सब्सिडरीज हायर, उनको बैंक हाईएस्ट रेट पे इंटरेस्ट देती है, चार्ज करती है। और मैं होल्डिंग कंपनी हूँ, मेरी औकात बहुत ज्यादा है लोन लेने की, तो मैं क्या करता हूँ, बैंक से कम रेट पे लोन लेता हूँ और अपनी सब्सिडीज को आगे दे देता हूँ। तो ये सब ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए, या मैं इन्वेस्टर से पैसा लेता हूँ और आगे अपनी सब्सिडीज को लोन दे देता हूँ, ये सब ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर डिस्क्लोज करा गया है। तो ये पहला डिस्क्लोजर ये हो गया। बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर गिवन टू अस वगैरह, सब जो फालतू की लाइन है, द कंपनी हैज ग्रांटेड लोन्स टू अ पार्टी अदर देन सब्सिडियरीज बिलो, मतलब सब्सिडरी कंपनी को अगर कोई लोन दे रखा है तो यहां पर आएगा, और अदर देन सब्सिडी किसी को लोन दे रखा तो इधर आएगा। एग्री, अब वहां पे अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कितना, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 13,655 करोड़, और बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग एज एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट अदर्स 5,386 करोड़। इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर बात करी है सबसे पहले तो बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग एज एट बैलेंस शीट डेट, मतलब यहाँ पर बात करी गई है आउटस्टैंडिंग बैलेंस की, यहाँ पर बात करिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस की, मतलब 31 मार्च 2022 को जो भी कंपनी ने लोन दिया है पूरे साल में, उसकी आउटस्टैंडिंग 5,386 करोड़ है, ठीक है। और एग्रीगेट, यहाँ पर बात करी गई है एग्रीगेट की, मतलब एग्रीगेट कंपनी ने पूरे साल में 13,655 का ऐसे करोड़ का लोन दिया था। मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि भाई 13,655 करोड़ का लोन दिया और वापस ही ना है, क्या पता साल में लोन दिया और साल में सामने वाली कंपनी ने रीपे कर दिया। पर जो अनपेड अभी भी अमाउंट है, इसे हम कह सकते हैं एक तरीके से अनपेड अमाउंट ऑफ लोन बाय अदर्स। ये कंपनी ने अदर्स बोला है ना, अदर्स मतलब अदर्स कंपनी, तो अगर मतलब ये पैसा टीसीएस को मिलना बाकी है लोन का,
तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज होगा। इसका बी पार्ट बोलता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एंड बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर कंडक्टेड बाय अस वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो कि लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि लोन्स की आर प्राइमा फेशिया नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये तो बहुत फेमस है। मतलब लेट सपोज मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल लेता हूं। कंपनी ने लोन दिया किसी कंपनी को, अदर कंपनी को लोन दिया, यहाँ पे अदर्स लिख देते हैं, इंटरेस्ट लिया एट द रेट 2%, सामने वाले से इंटरेस्ट चार्ज करिए 2%। कंपनी के पास वो एक्सेस पैसा था, कोई एक्सेस मनी। अब ये एक्सेस मनी कंपनी ने या तो लोन दे दिया, अगर कहीं एफडी करा देते तो एफडी से इंटरेस्ट इनकम होती एट द रेट 4%। तो यहाँ पर कंपनी को लोन जो लिया, कंपनी को -2% का लॉस हो गया। तो मतलब कंपनी ने ऐसा अरेंजमेंट कर लिया था इससे कि मैं तुम्हें लोन दे रही हूँ, इंटरेस्ट चार्ज करूंगी 2%, पर वो वही पैसा अगर कंपनी एफडी में डालती तो कंपनी को मिलता 4%। तो ये जो 2% का जो लॉस है, ये यहाँ पर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि टर्म्स और कंडीशन ऐसी तो नहीं है जो कि कंपनी के इंटरेस्ट को हिट करती हो, कंपनी के इंटरेस्ट को इफेक्ट करती हो। तो यहाँ पर ऑडिटर को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब सी पॉइंट बोलता है जो कंपनी ने जो लोन वगैरह दे रखे हैं, यहाँ पर कंपनी ने लोन दे रहे हैं ना, यहाँ पर अपने डिस्क्लोज कराया कंपनी ने इन बंदों को लोन दिया और यहाँ पर देखो रीपेमेंट हो गया। तो यहाँ पर बात करना, यहाँ पर डिस्क्लोज करना है जो कंपनी ने लोन दिए हैं, लोन गिवन, उनका जो रिपेमेंट है, प्रिंसिपल रिपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट हैज बीन स्टिपुलेटेड एंड द रिपेमेंट्स और रिसिप्ट हैव बीन रेगुलर। मतलब यहाँ पर कंपनी ने सामने वाले को लोन दिया 100 रुपए का और ये बोला कि भाई ये मेरे को क्वार्टरली रिपे करना है। क्वार्टरली मतलब फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, उस पर 10 रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। तो 100 रुपए 25, 25, 25, 25, तो प्रिंसिपल पे करना है, साथ ही साथ 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, ये हो गया इंटरेस्ट। तो हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ड्यू डेट दे रखी है भाई हर क्वार्टर के एंड वाली डेट को, मतलब 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को इतना इतना पैसा रीपे करना है तेरे को। अगर मान लो सामने वाली कंपनी ने ये पूरा पैसा रीपे कर दिया तो हम बोलेंगे भाई जो हमने जो इसे कहते हैं टर्म शीट, लोन की टर्म शीट, टर्म शीट मतलब लोन रिपेमेंट शेड्यूल, एक तरीके से बोलते हैं लोन रिपेमेंट शेड्यूल, इसको हम लोन रिपेमेंट शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर मतलब सामने वाली कंपनी ने रीपे कर दिया लोन, तो ये तो ठीक है। मान लो सिर्फ प्रिंसिपल प्रिंसिपल दिया तो ये माना नहीं जाएगा। मान लो खाली इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे दिया, ये माना नहीं जाएगा। मान लो कुछ भी नहीं दिया तो ये माना नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर ऑडिटर को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो कंपनी ने लोन रिपेमेंट शेड्यूल बनाया है, कंपनी को पूरा का पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो टाइम पे आया या नहीं आया, और आ रहा है तो रेगुलरली आ रहा है या रेगुलरली नहीं आया, तो ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डी पॉइंट अब यहाँ पर बात करी गई है ओवरड्यू पेमेंट की। लेट सपोज कि अब भाई सामने वाली कंपनी को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई अभी पहले टाइम पे रिपेमेंट कर रही थी, कुछ उसका बिजनेस में ऊपर नीचे हो गया तो टाइम पे रिपेमेंट नहीं कर पाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रिपेमेंट कर पाई। पर कोई ओवरड्यू अमाउंट ऐसा तो नहीं है जो मोर देन 90 डेज में हो। तो यहाँ पर जो अब कारो 2020 में जितनी जो लिमिट्स है वो मतलब डिफाइंड कर दी है ओवरड्यू लिमिट, जिसके ऊपर हमने पढ़ा 10% वाली लिमिट की इन्वेंट्री में 10% से डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए ज्यादा। तो यहाँ पर 90 डेज का डिस्क्लोजर दे रखा है, यहाँ पर 90 डेज का क्रेडिट पीरियड, एक तरीके से बोल सकते हैं क्रेडिट पीरियड दे रखा है कि कोई ऐसा लोन का पैसा तो नहीं है जो कंपनी को आना हो पर वो 90 दिन से ज्यादा हो चुका है, अभी तक आया ही नहीं है, मतलब ओवरड्यू हो चुका है 90 दिन से ज्यादा। अगर ऐसा कोई पैसा है तो यहाँ पे डिस्क्लोज कर दो, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। ई पॉइंट मतलब कारो 2020 को काफी फैला दिया है, मतलब बहुत बड़ा बना दिया है। तो अब यहाँ पे जो ई पॉइंट है ये क्या बोलता है, तो ये मतलब काफी अच्छा पॉइंट है, ये रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में पॉइंट है। तो यहाँ पर बोला गया अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एंड ऑन द बेसिस of our examination with record with the company there is no loan given falling during the year which has been renewed or extended or fresh loan given to us settle the overdue of existing loan given to the same party। ये यहाँ पे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर बात करी गई है रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। ठीक है, मान लो टीसीएस ने किसी को लोन दिया था पिछले साल 1 करोड़ का, वो उसने पे नहीं किया और इस साल उसकी आउटस्टैंडिंग हो गई है 1 करोड़ 10 लाख। अब टीसीएस ने क्या बोला कि भाई चल तू ये नहीं दे रहा, 1 करोड़ का लोन रिपेमेंट नहीं कर पाया, अब इसमें जो 10 लाख का जो इंटरेस्ट बना, मैं इसी को तेरा नया लोन मान लेता हूं, न्यू लोन 1.10 करोड़। अब इस पे इंटरेस्ट दे मेरे को। अब यहां से क्या हुआ, यहाँ पर जो 10 लाख का जो ये लो इंटरेस्ट था, जो कि ऊपर डिस्क्लोज करना पड़ता था, ऊपर डिस्क्लोज करना पड़ता है 90 दिन से ज्यादा अगर आपने ओवरड्यू नहीं करा, ओवरड्यू हो गई पेमेंट, तो यहाँ पर टीसीएस ने क्या करा, ये जो 10 करोड़ का जो 10 लाख का जो इंटरेस्ट है वो लोन में ही इंक्लूड कर दिया, जिससे एक न्यू लोन बन गया। और ऑडिटर जब ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल में ही कन्वर्ट हो गया तो ओवरड्यू की तो बात ही नहीं आई, कुछ ओवरड्यू तो कुछ रहा ही नहीं। तो और ओवरड्यू ही नहीं रहा तो ना यहाँ डिस्क्लोज होगा और बात ही नहीं बनी कुछ। पर यहाँ पे इन्होंने ये क्लॉज डाल दिया कि कोई भी लोन जो कि बैड लोन हो चुका है, मतलब जिसकी रिपेमेंट नहीं आ रही, उसको रिन्यू तो नहीं कर दिया, या उसको पुराने लोन को खत्म करके उसको फ्रेश लोन तो नहीं दे दिया, ताकि उसका पुराना ओवरड्यू, पिछला ओवरड्यू सेटल हो सके। तो ये यहाँ पर ऑडिटर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब एफ पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर। According to the information and explanation given to us, and on the basis of our examination, the company has not given any loan either repayable or demand or without specifying any terms or period of the repayment. तो यहाँ पर क्या बात करी गई है ये हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लोन रिपेबल ऑन डिमांड, पहले तो ये देखते हैं लोन रिपेबल ऑन डिमांड क्या होता है। लोन रिपेबल ऑन डिमांड आपके जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गए, शॉर्ट टर्म लोन आपका कैश क्रेडिट हो गया, ओडी हो गया, ये होते हैं लोन रिपेबल ऑन डिमांड। तो यहाँ पर ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑडिटर को कारो 2020 में, कंपनी ने कोई ऐसा लोन नहीं दिया हो जो कि रिपेबल हो ऑन डिमांड हो, या विदाउट स्पेसिफिंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रिपेमेंट, मतलब एम ही दे दिया लोन, ले भाई ले जा, ले जा ले जा। वो सामने वाले बोलेगा भाई इसकी पेमेंट कब करूं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ले जा तू ले जा। भाई इसका लोन एग्रीमेंट, अरे तू ले जा यार, तू ले जा बस उसको उठा। अगर ऐसे कोई लोन है, हवाई लोन है, तो यहाँ पर ऑडिटर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब बात आते हैं फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पॉइंट बोलता है, अब तो सारे मेरे को लग रहा है छोटे छोटे पॉइंट है, तो यहाँ पर ये बोलता है लोन्स और गारंटी के बारे में दोबारा बोलता है, लोन्स, गारंटीज और सिक्योरिटी। और यहाँ पे बात करता है इन्वेस्टमेंट की, कहाँ गया इन्वेस्टमेंट, ये रहा इन्वेस्टमेंट मेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात करता है वो देखते हैं हम जरा। द कंपनी हैज नॉट गिवन एनी लोन्स और गारंटी सिक्योरिटी एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 195 ऑफ द कंपनीज। तो यहाँ पे बात करी गई है डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स की। कि कंपनी ने कोई डायरेक्टर्स या कोई ऐसे पर्सन को जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, ऐसे डायरेक्टर को या ऐसे पर्सन को जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्ट है, कंपनी ने किसी भी ऐसे बंदे को कोई लोन वगैरह, कोई गारंटी वगैरह, कोई सिक्योरिटी वगैरह तो नहीं दी। अगर दे रखी है तो वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी यहाँ पर, और ये पर्सन यहाँ पर सेक्शन 185 में एक्सप्लेन कर रखे हैं। फर्दर इसी के साथ कंपनी हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी गारंटी और सिक्योरिटी एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे बताया। Further, the company has complied with the provision of Section 186 of the Companies Act 2013 in relation to loans and givens and investment made। ये यहाँ पर बात करी गई है, जब भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना होता है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, तो उसको 2 लेयर्स से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, मतलब ये आपकी पहली सब्सिडी है, ये दूसरी सब्सिडी है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो बस यहाँ तक। अगर इसके बाद भी मतलब थर्ड लेयर में आप अपना पैसा, आप अपना फ्लो मतलब इंजेक्ट करते हो थर्ड लेयर में, तो यहाँ पर ऑडिटर को यहाँ पर वो तीसरी लेयर, थर्ड लेयर यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि कंपनी ने जो अपना पैसा है वो मोर देन 2 लेयर्स ऑफ कंपनीज में इंजेक्ट कर दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट बात आती है कैश लोन की, कैश लोन नहीं सॉरी पब्लिक डिपॉजिट की। द कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट्स और अमाउंट विच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। मतलब कंपनी ने किसी से कोई ऐसा पैसा ना लिया हो जो कि डीम्ड
करता हूँ पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब जो बैंक वगैरह जो आपसे पैसे लेते हैं ना, बैंक वगैरह अपना आपका जो सेविंग अकाउंट बैंक में खुला रहता है, जो उसमें आप वो पैसे वहां जमा करते हो, वो कहलाता है पब्लिक डिपॉजिट। पर आप बोलोगे कंपनी के केस में पब्लिक डिपॉजिट कैसे हो सकता है? कंपनी के केस में पब्लिक डिपॉजिट नहीं होता। पर मान लो कंपनी कुछ ऐसा पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट कि आप हमारे मतलब ये हमारी स्कीम है, इसमें आप पैसा लगाओ और आपको इंटरेस्ट मिलेगा जस्ट लाइक बैंक, तो उसे कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। तो हम यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कंपनी ने कोई मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट ना कर दिया हो जो कि डीम्ड टू बी पब्लिक डिपॉजिट हो। और ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है सेक्शन 73 एंड 76 में। जो कंपनीज का सेक्शन 73 और 76 है, वहां पर कौन कौन सी चीजें पब्लिक डिपॉजिट होते हैं वो वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो आप वहां से देख सकते हो। अभी मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कारों पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपका 6 पॉइंट आता है, 6 पॉइंट आपका बात करता है यहाँ पर लाइबिलिटीज की, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज की। नहीं नहीं सॉरी, 6 पॉइंट बात करता है कॉस्ट रिकॉर्ड की। कॉस्ट रिकॉर्ड की, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और आप पे कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी जो सेक्शन 180 148 में आप देख सकते हो, कुछ कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज है जिनकी अगर टर्नओवर वगैरह या कुछ प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज लिमिट से बाहर हो जाती है, तो उनपे कॉस्ट रिकॉर्ड की मेंटेनेंस आ जाती है, तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ऑडिटर को यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ता है कि कंपनी के ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। अगर है तो कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करे हुए हैं या नहीं, क्योंकि टीसीएस के केस में मैन्युफैक्चरिंग टीसीएस मतलब टीसीएस केस में जो कॉस्ट रिकॉर्ड है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पर ऑडिटर ने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया अकॉर्डिंगली ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल। अब बात करते हैं 7 पॉइंट की। 7 पॉइंट हमारा है स्टैट्यूटरी लायबिलिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर 7 पॉइंट में हम आते हैं जो कि बोलता है स्टैट्यूटरी लायबिलिटी की डिपॉजिट्स वगैरह। द कंपनी हैज डज नॉट है। अब यहाँ पर स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी जितनी भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होती थी, जो सदियों से चली आ रही है, जो अभी भी प्रेजेंट है आपकी लायबिलिटी, चाहे वो कोई भी डिमांड के फॉर्म में हो, आपने पे वगैरह कर रखा हो, चाहे कोई भी केसेस वगैरह चल रहे हो, चाहे वो सेल्स टैक्स का क्यों ना हो, चाहे वो सर्विस टैक्स का क्यों ना हो, चाहे वो एक्साइज का क्यों ना हो, चाहे वैट का क्यों ना हो, यहाँ पर अगर आप पुराने आपकी जो कोई डिमांड वगैरह चली आ रही है पुराने टैक्सेस की, तो वो भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। यही नहीं कि आप लेटेस्ट डिस्क्लोज कर दो, पुरानी डिस्क्लोज ही ना करो। मतलब सारी की सारी लायबिलिटी आपको जो पे करनी है या जो आप पे कर चुके हो वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कैसे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इसका फॉर्मेट भी आप यहाँ से ले सकते हो जब आप अपनी किसी ऑडिट रिपोर्ट बनाओ, ठीक है। दी स्टैट्यूटरी ड्यूज हैज बीन सबस्यूम्ड टू जीएसटी। यहाँ पर इन्होंने ये लिख रखा है, द कंपनी डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड वैल्यू एडेड टैक्स ड्यूरिंग द ईयर सिंस इफेक्टिव दिस स्टैट्यूटरी ड्यूज हैज बीन सबस्यूम्ड इनटू, मतलब यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि कंपनी के पास कोई भी ऐसे टाइप की लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। According to information explanation given to us and based on our examination of the books of record, amount disputed, deducted, accrued in the books of record in respect of undisputed statutory dues including GST, provident funds, मतलब यहाँ पे आपको पीएफ की भी दिखानी पड़ेगी, पीएफ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सेस वगैरह, any other material statutory dues have generally been regularly deposited with the appropriate authorities। मतलब जितने भी आपके ऊपर एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो आपको टाइमली डिपॉजिट करने हैं। अगर आप टाइमली डिपॉजिट नहीं करते तो ऑडिटर को यहाँ पर कारो 2020 में ऑडिटर यहाँ पर रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, यहाँ पर ऑडिटर सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता रहता है, ऑडिटर खुद चेक भी करता है चालान से। चालान भी आपको ऑडिटर को सबमिट करने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, नो अनडिस्प्यूटेड अमाउंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, अनडिस्प्यूटेड amount payable to GST in respect of GST, provision fund, ISI वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह is were in arrears as at 31 मार्च 2022 for a period of more than 6 months from the date they become payable। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज कोई डिमांड आई आपकी, जीएसटी की डिमांड आ गई, जीएसटी की डिमांड आ गई, ये आई आपकी जून में, जून 2021 में 1 करोड़ रुपए की जीएसटी की डिमांड आ गई और आपने 31 मार्च 2022 आ गई, अभी तक ये अनपेड है। तो ऐसी चीज यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी जो कि 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो गए। आपको उसको जून 2021 में डिमांड आई तो हैंड टू हैंड पेमेंट करनी पड़ती है जो आपकी टाइम लिमिट होती है।
आपका 30 डेज या 30 डेज के अंदर तो पे करनी पड़ती है। तो अगर आपने प्रीपे पे नहीं की तो यहाँ पर, और वो आउटस्टैंडिंग हो चुकी है 31/3/2022 को वो आउटस्टैंडिंग है, और वो उसका आउटस्टैंडिंग का नेचर मोर देन 6 मंथ हो चुका है, तो आपको यहाँ पर मतलब ऑडिटर को क्वार्टर 2020 में यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस देयर आर नो ड्यूज ऑफ जीएसटी प्रोविजन वगैरह जो भी मतलब हैव बीन डिपॉजिटेड बाय द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट्स एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। मतलब कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है, मतलब डिस्प्यूट मतलब आप बोल रहे हो अनडिस्प्यूट। अब बात करते हैं, पहले तो ये समझते हैं कि अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड में अंतर क्या होता है। यहाँ पर समझते हैं अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड में। अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड आपने कोई भी लाइबिलिटी है, चाहे वो जीएसटी की ले लो, चाहे इनकम टैक्स ले लो, चाहे इसे ले लो, चाहे पीएफ ले लो, एनी सच लाइबिलिटी। मैं जीएसटी लेके चल रहा हूँ, आपने अपना जीएसटी कैलकुलेट करा 1 लाख पे @9%, सीजीएसटी मान के चलते हैं, ये आ गया 9,000 रुपए, ऐसी एसजीएसटी आ गया 9,000 रुपए। ठीक है, डिमांड आई आपकी, आपने डिपॉजिट नहीं किया, आपको डिपॉजिट करना होता है 11 तक, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, GSTR 1 में आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो ये आपकी डिमांड आ गई यहाँ पर। भाई 18,000 रुपए आपको डिपॉजिट करने थे, आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो आपने एसएस भी किया था 18,000 रुपए और आय भी 18,000। अगर जब आप असेसमेंट क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट, यहाँ पे आपने सेल्फ असेस किया। सेल्फ असेस मतलब आप अपनी अपनी आपने टैक्स लायबिलिटी खुद ही असेस करी, तो आई आपकी 18,000। और जब आपकी डिमांड आई तो भी 18,000 आई। मतलब डिमांड यहाँ पे इंटरेस्ट और पेनल्टी तो होगी, प्लस इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया, प्लस कोई पेनल्टी वगैरह। पर ये जो प्राइम है, ये आप भी बोल रहे हो 18,000, सामने वाले ने भी 18,000 करा, तो ये बनेगी हमारी अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड मतलब इसमें कोई मतलब डिस्प्यूट ही नहीं है, मतलब मैं भी बोल रहा हूँ 18,000, सामने वाला भी बोल रहा है 18,000। अब बात करते हैं डिस्प्यूटेड क्या होती है। डिस्प्यूटेड यहाँ पे आप बोल रहे हो 18,000 रुपए, और यहाँ पर ये बोलता है भाई ये तो 28% से लगना चाहिए था, ये बोलता है 28,000 रुपए जीएसटी भरना है, तो आप बोल रहे हो 18,000, ये बोल रहा है 28,000, ये मतलब डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है और ये एसएससी है, एसएससी ने खुद लगाया। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो 18,000, डिपार्टमेंट बोल रहा है 28,000, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्यूटेड, सॉरी, इसको हम बोलेंगे डिस्प्यूटेड। ये डिस्प्यूट हो चुका है, ये अनडिस्प्यूटेड है। मतलब आपने भी 18 बोला, डिपार्टमेंट 18 बोल रहा है, अनडिस्प्यूटेड। आप बोल रहे हो 18, डिपार्टमेंट बोलता है इस पे तो 28% लगना चाहिए था रेट, डिपार्टमेंट ने निकाली लायबिलिटी 28,000 की, तो ये बन गए डिस्प्यूटेड। पर इसमें भी दो पार्ट होंगे, डिस्प्यूटेड के भी दो पार्ट होंगे, एक अनडिस्प्यूटेड और एक खुद का डिस्प्यूटेड। अब डिस्प्यूटेड के दो पार्ट कैसे हो सकते हैं हम। अब यहाँ पर आप बोल रहे हो 18, डिपार्टमेंट बोल रहा है 28, आपके बीच में डिस्प्यूटेड तो है, पर डिस्प्यूट कितने का है, 28 का नहीं है, डिस्प्यूट है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का, क्योंकि 18,000 तो आप भी बोल रहे हो, तो अनडिस्प्यूटेड हो गया आपका 18,000, डिस्प्यूटेड हो गया आपका 10,000। तो ऐसे चीजें रोल करती है, पर कहा जाएगा, पर आपको शो तो यही करना है, शो यहाँ पर यही होगा। पर इसमें भी दो पार्ट होते हैं डिस्प्यूटेड के, एक होता है अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड। पर अगर आप पूरा पूरा ही बोल देते हो तो पूरा पूरा 28,000 डिस्क्लोज करना पड़ता है हमें अनडिस्प्यूटेड में। पर होता मतलब प्रैक्टिकली होता ऐसे है। तो जैसे कि यहाँ पर टीसीएस ने डिस्क्लोज करा है कि उसने डिपॉजिट कर दिया है ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट्स एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। मतलब डिस्प्यूट्स हुआ होगा कुछ, टीसीएस कुछ और बोल रहा है, डिपार्टमेंट कुछ और बोल रहा है, तो यहाँ पर ये डिस्क्लोज कर दिया है। तो ये फॉर्मेट कुछ ऐसा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फॉर्मेट नेम ऑफ द स्टैच्यू, मतलब स्टैच्यू मतलब नेम ऑफ द लॉ, इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, फाइनेंस एक्ट 1994 मतलब सर्विस टैक्स हो गया आपका, जीएसटी हो गया, ये सारे आपके हो गए। नेचर ऑफ ड्यूज मतलब उस लॉ के अंतर्गत कौन सा ड्यूज आता है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम टैक्स, सीएसटी सेल्स टैक्स, वैट के अंदर सेल्स टैक्स और वैट, फाइनेंस सेक्शन 94 में सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जीएसटी।
तीसरा अमाउंट इन करोड़, मतलब कितना पैसा आपने ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट, ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट्स की डिटेल जा रही है, अनडिस्प्यूटेड की नहीं जा रही। अनडिस्प्यूटेड की तो आप जो पे ही कर चुके हो उसकी तो कोई डिटेल नहीं है, डिस्प्यूट की डिटेल जा रही है, और जो कि आपने डिपॉजिट ही नहीं किया, विच हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट विच। तो यहाँ पर कौन सी डिटेल जाएगी, यहाँ पर वो डिटेल जा रही है जो कि आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी हो, सर्विस टैक्स की हो, वैट की हो, या कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज की है जो आपने डिपॉजिट which have not been deposited by the company on account of disputes except for the following, मतलब ये आप डिपॉजिट कर चुके हो, ये आप डिपॉजिट कर चुके हो शायद। एक मिनट, कहाँ जा रहा है ये, अरे बड़ा हो जाए यार, ये ठीक है। तो फिर आ जाता है पीरियड, ये जो अमाउंट है ये किस किस असेसमेंट ईयर, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर में डिनोट करना पड़ता है, फाइनेंशियल ईयर में मत कर देना, असेसमेंट ईयर में देखो, और जिसका फाइनेंशियल ईयर है फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि ये इनकम टैक्स आपका लगता है असेसमेंट ईयर में, और ये सारे लगते हैं आपके फाइनेंशियल ईयर में ही पे होते हैं, मतलब इनकम टैक्स जो आपको पे करना पड़ता है वो असेसमेंट ईयर में पे करना होता है, और ये जो सीएसटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, जीएसटी होता है, वो आपको रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर में ही पे करना पड़ता है। तो इसलिए जो डायरेक्ट टैक्स है वो असेसमेंट ईयर में दिखाना, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आप अपना दिखाना फाइनेंशियल ईयर के थ्रू, ये फाइनेंशियल ईयर जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है। अब फॉरम, यहाँ पे आपको फॉरम, फॉरम मतलब कोर्ट, मतलब किस लेवल पे पेंडिंग है, किस लेवल पे पेंडेंसी है, यहाँ पे पेंडेंसी है, जैसे सीआईटी के ऊपर पेंडिंग है, इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी, एओ एओ के ऊपर, ठीक है। जैसे फेसलेस असेसमेंट, ये तो नया होगा, फेसलेस असेसमेंट सेंटर, ये नई चीज जो आई है। हाई कोर्ट के ऊपर पेंडिंग है, ट्रिब्यूनल, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, कमिश्नर, ट्रिब्यूनल, ये सब यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है, डिस्प्यूटेड लायबिलिटी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। दीज, ये नीचे लिखा है, दीज अमाउंट्स और नेट अमाउंट्स ऑफ पेड एंड रजिस्टर्ड अंडर प्रोटेस्ट ऑफ 769 करोड़, ये इसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। अब बात करते हैं 8 पॉइंट, 8 पॉइंट जो कि हमारा बात करता है अनरिकॉर्डेड इनकम के साथ, अनरिकॉर्डेड इनकम। तो यहाँ पे बात करी गई है कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि बुक्स में रिकॉर्ड ही ना करी गई हो, डिस्क्लोज ही ना करी हो, पर सरेंडर कर दिए टैक्स अथॉरिटी के सामने, मतलब बुक्स में तो रिकॉर्ड नहीं है पर सरेंडर कर रखे टैक्स अथॉरिटीज के सामने, मतलब इनकम टैक्स के सामने सरेंडर कर दी एज इनकम, मतलब इनकम बता दिया इनकम टैक्स में। तो वो डिटेल, मतलब वो डिटेल यहाँ पे जाएगी कि इनकम टैक्स में असेसमेंट में क्या डिस्क्लोज हुआ है, और वो जो अनडिस्क्लोज इनकम है वो बुक्स में बाद में रिकॉर्ड करी या नहीं करी। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर, according to the information given to us on the basis of the company of the record of the company has not surrendered or disclosed any transaction previously unrecorded as income in the books of account in the tax assessment under income tax act 1961 as income during the year, मतलब इनके केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इनके केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, द कंपनी हैज नॉट, और जनरली किसी के केस में होता ही नहीं है, जो छोटी मोटी कंपनी होती है ना जो गोरख धंधे करती है उनके केस में अनरिकॉर्डेड इनकम वाला केस आ जाता है। पर यहाँ पर मेरे को ये एक पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजन लगा, ये मैं आपको सामने बताऊं, द कंपनी हैज नॉट सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एनी ट्रांजेक्शन, मतलब जब कुछ है ट्रांजेक्शन ही नहीं है, कंपनी के पास कोई अनडिस्क्लोज इनकम जैसी कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो ये लाइन मतलब ये लाइन थोड़ा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। आप खुद पढ़ के देखो, जब कोई अनरिकॉर्डेड इनकम ही नहीं है तो ऊपर वाली जो लाइन लिख देते हैं कि ऑर्डर ऑफ द कारो इज नॉट एप्लीकेबल, ये पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं होता कंपनी के ऊपर। तो मतलब अब क्या बोल सकते हैं, लिखा है तो लिखा है, द कंपनी हैज नॉट सरेंडर और डिस्क्लोज एनी इनकम ट्रांजैक्शन प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड एज इनकम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द टैक्स असेसमेंट। तो अनरिकॉर्डेड इनकम के हमारे बात यहाँ पे बात करिए, तो अनरिकॉर्डेड इनकम यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अनरिकॉर्डेड इनकम, ठीक है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, यहाँ पर बात करेंगे डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। अगर कंपनी ने कुछ लोन्स वगैरह ले रखे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे लोन्स वगैरह के बारे में, लोन्स एंड बोरोइंग्स से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पर आ रखा है, तो एक एक करके ये भी देखते हैं अब जरा। According to the information given to us, and on the basis of the company did not have any loans or borrowing from any lender during the year, तो यहाँ पर कंपनी ने लोन ही ले रखा, तो यहाँ पर कंपनी ने बोल दिया कंपनी डिड नॉट हैव एनी लोन और बोरोइंग, मतलब यहाँ पर लोन ही ले रखा। पर अगर आपने किसी उससे लोन ले रखा है
तो यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे जनरली क्या होता है, कंपनी तो लोन लेती है, बिल्कुल कंपनी लोन लेगी है, तो यहाँ पर आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल जैसे यहाँ पे बना रखा है ना टेबल, तो यहाँ पे टेबल ऐसे बनाना पड़ेगा, पर उसके कंटेंट क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब उस लोन का मतलब लोन का टाइप क्या है, टर्म लोन है या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लोन है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। फिर लेंडर, लेंडर का नेम, एक टेबल में ऐसे डिस्क्लोज करना है, हर चीज यहाँ पे डिस्क्लोज होगी टेबल में अगर कुछ ऐसी चीज होती है, ठीक है। कोई अनपेड अमाउंट हो वो डिस्क्लोज करना है, अनपेड अमाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट उस इसके रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, कितने डेज का डिले हो गया, ये फॉर्मेट आपको कहीं भी मिल जाएगा। और उस पे ऑडिटर का क्या रिमार्क्स है, ये आपको टेबल में ऐसे 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 बनाना है और यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। ये सब चीजें अगर आप लोन वगैरह लेते हो, इंटरेस्ट वगैरह आपका अनपेड हो जाता है या आप लोन रीपे वगैरह नहीं कर पाते, तो कितने दिन से रीपे नहीं कर पाए, कितना इंटरेस्ट अमाउंट है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, और ऑडिटर क्या उस पर क्या रिमार्क्स है, तो यहाँ पर ऑडिटर को ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये सारी चीजें ऑडिटर को यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे हैं डिफॉल्टिंग के बारे में, कि कंपनी को बिल्कुल डिफॉल्टर तो घोषित नहीं कर दिया गया, या कंपनी के जो कोई केएमपी है, केएमपी में अभी आगे देखते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट, और ये मतलब ये ऑडिटर को इसलिए डिस्क्लोज करना पड़ता है कि अगर एक बार विलफुल डिफॉल्टर हो गया तो उसकी गोइंग कंसर्न पे धब्बा लग जाएगा कि कंपनी चल भी पाएगी नहीं चल पाएगी। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है, विलफुल डिफॉल्टर मतलब किंगफिशर, पीपी ज्वेलर, नीरव मोदी वाला शायद, पीपी ज्वेलर नीरव, पता नहीं मेरे को, पर किंगफिशर का तो पक्का पता है, ठीक है। ये बिल्कुल डिफॉल्टर है, मतलब इन्होंने जान पूछ के पैसा नहीं दिया, पैसा होने के बावजूद भी नहीं दिया, और मतलब एक तरफ तो इनकी संपत्ति है पर दूसरी तरफ जिस कंपनी से लोन ले रखा है उस कंपनी के पास कुछ नहीं है, तो जान पूछ के उसने कंपनी को घोषित कर दिया विलफुल डिफॉल्टर। तो इसलिए बैंक ने अगर कंपनी को घोषित कर दिया विलफुल डिफॉल्टर, क्योंकि सामने वाला बैंकरप्ट हो चुका है रिपेमेंट करने के लिए, तो कंपनी को ऐसी कंपनी के ऑडिटर को अपने कारो 2020 में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया। आगे बात करते हैं कि कंपनी हैज नॉट obtained एनी टर्म लोन अकॉर्डिंगली, यहाँ मतलब ये इन्होंने कोई टर्म लोन नहीं ले रखा। अगर आप टर्म लोन लेते हो और उसको मतलब यहाँ पर बात करिए कंपनी को ने जो टर्म लोन लिया या कोई भी लोन लिया, वो जिस पर्पस के लिए लिया है वो पर्पस में ही यूज करना है और उसको डाइवर्ट नहीं करना। यहाँ पर बात करिए डाइवर्जन के बारे में, मतलब डाइवर्जन मतलब लोन तो आपने खुद के लिए लिया पर आगे सब्सिडरी को दे दिया, और पर जैसे लोन लिया आपने प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए, चले गए उससे थाईलैंड की ट्रिप करने, डायरेक्टर को घुमवा रहे हो। अगर ऐसे कुछ लोन्स होते हैं जो जिसका पर्पस आपने डिफीट कर दिया, तो वो लोन यहाँ पे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस ऑन एन ओवरऑल एग्जामिनेशन ऑफ द बैलेंस शीट, यहाँ पर ओवरऑल एग्जामिनेशन कर चुके हैं बैलेंस शीट का अभी तक। वी रिपोर्ट दैट नो फंड, जैसे मैंने बता रहा था आपके, नो फंड हैव बीन रेज्ड और शॉर्ट टर्म बेसिस बाय द कंपनी अकॉर्डिंगली क्लोज, मतलब यहाँ पर शॉर्ट टर्म मतलब यहाँ पर वो डिस्क्लोज करने हैं वो लोन जो कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे कंपनी ने ले रखे हैं पर उसको किसी और पर्पस में इंजेक्ट कर दिया है, तो वो यहाँ पे डिस्क्लोजर होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, स्पेशल, ये सारे जितने भी हैं सारे स्पेशल पॉइंट्स है। According to information given to us in an overall examination of the financial statement, we report that company has not taken any fund from any entity or person on account of it to meet the obligation of its subsidiary as defined, मतलब यहाँ पर बात करी गई है कि कोई सब्सिडरी की ऑब्लिगेशन थी, मतलब सब्सिडरी पे कोई पेनल्टी लगा दी गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ की। अब सब्सिडरी की हालत खराब हो गई, हवा टाइट हो गई सब्सिडरी की, तो भागी भागी होल्डिंग कंपनी के पास गई। होल्डिंग कंपनी हम पे ना 1,000 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है, हमें 1,000 करोड़ चाहिए वरना हम हमारा तो बिजनेस ही ठप कर देंगे। अब होल्डिंग कंपनी कह रही है कि 1,000 करोड़ तो मेरे पास भी नहीं है, मैं क्या करूं, तो होल्डिंग कंपनी बैंक गई।
बैंक होल्डिंग कंपनी ने बैंक से 1,000 करोड़ का लोन लिया और गवर्नमेंट को 1,000 करोड़ पे कर दिए। तो जो ऐसी ट्रांजेक्शन है, ऑडिटर को अपने कारो 2020 में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कंपनी ने कोई ऐसा लोन तो नहीं लिया जो कि सब्सिडरी की ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए लोन लिया गया हो। ऐसी अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर ऑडिटर को यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कारो 2020 में। एफ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू, ये तो वही बात लिखी है, वी रिपोर्ट दैट कंपनी हैज नॉट रेज लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन इट्स सब्सिडरी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन कंपनी एक्ट 2013। अब यहाँ पर बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सब्सिडरी है, सब्सिडरी की बैलेंस शीट में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है रिलायंस में, 10,000 शेयर ले रखे हैं, ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी को चाहिए था लोन। अब लोन आप ना सिक्योरिटीज को प्लेज करके, मतलब जैसे आप घर को मॉर्गेज रखते हो वैसे सिक्योरिटीज को प्लेज करके भी आप लोन ले सकते हो। तो होल्डिंग कंपनी ने बोला, अरे ये तो अपनी सब्सिडरी कंपनी है, इसने जो रिलायंस में जो 10,000 शेयर ले रखे हैं सर, इसके होल्ड कर रखे हैं, इसको प्लेज कर लेते हैं और लोन लेते हैं। हमें तो मिल नहीं रहा, कुछ सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है आपको लोन लेते वक्त। तो इसने क्या करा, बैंक से लोन ले लिया और ये वाली सिक्योरिटीज यहाँ पे रख दी प्लेज। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, मतलब ये सारी स्पेशल ट्रांजेक्शन हैं, रेयरली मिलेगी, पर अगर मिलती है तो रिपोर्ट करना पड़ता है, ताकि भविष्य में होने वाले फ्रॉड को पहले ही डिटेक्ट करा जा सके और मेंबर्स को, शेयर होल्डर को बताया जा सके। तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है। आगे चलते हैं। द कंपनी हैज नॉट रेज्ड एनी मनी बाय वे ऑफ आईपीओ, मतलब 10 पॉइंट आ गया यहाँ पर हमारा। अगर जैसे कंपनी कोई आईपीओ लॉन्च करती है, आईपीओ तो सबको पता होगा आजकल आईपीओ कितने ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर कंपनी आईपीओ रेज करती है, इश्यू करती है, तो कंपनी को मिलता है पैसा। तो अगर कुछ पैसा वैसा मिलता है तो कंपनी को यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो टीसीएस ने कोई आईपीओ, क्योंकि टीसीएस तो पहले ही लिस्टेड कंपनी है और आईपीओ भी कोई नहीं आया, ना एफपीओ आया, फ्यूचर पब्लिक ऑफर, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो ये ऑर्डर यहाँ पे इन पे एप्लीकेबल नहीं है। पर अगर कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है उस साल में, या एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर निकालती है, तो उनको जो पैसा मिला वो यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑडिटर को, चाहे वो इक्विटी का हो चाहे डेप्ट का हो। आईपीओ इक्विटी का नहीं होता, आईपीओ डेप्ट का भी निकलता है। तो ऐसी चीज को यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑडिटर को। अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू भी शेयर्स वगैरह देती है जिनसे उनको कुछ पैसे वैसे मिलते हैं, तो वो सारी चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट कंपनी आईपीओ निकाले, एफपीओ निकाले, उनको पैसे कहीं से भी मिले, वो डिस्क्लोज करना है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी हैज नॉट मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जो कि मैंने अभी बताया, जिस और फुल्ली पार्ट कन्वर्टेबल डिबेंचर ड्यूरिंग द अकॉर्डिंगली, अगर कंपनी कुछ शेयर्स अलॉट करती है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, चाहे वो फुल्ली हो चाहे पार्टली हो चाहे कन्वर्टेबल हो, मतलब डिस्क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, फ्रॉड वगैरह और विस्टल ब्लोअर कंप्लेंट्स। ये भी एक नई चीज आई है, फ्रॉड और विस्टल ब्लोअर कंप्लेंट, ठीक है। बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन द बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, अकॉर्डिंग विस्टल ब्लोअर यूएस में बहुत फेमस है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा विस्टल ब्लोअर का लेटेस्ट एग्जांपल फ्लाइंग बीस्ट। ये विस्टल ब्लोअर बने थे एयर एशिया के अगेंस्ट, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। उन्होंने एयर एशिया में जो कोविड के दौरान जो सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे, तो फ्लाइंग बीस्ट ने अपनी वीडियो में उसको डिस्क्लोज किया था, तो वो बने थे विस्टल ब्लोअर। तो वही चीज को यहाँ पे ऑडिटर को अब रिपोर्ट करना पड़ेगा कारो 2020 में। पर वो वहां पर सेफ्टी के लिए बारे में बात करें, यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल इंपैक्ट के बारे में देखा जाएगा। तो based on the examination of the books, company and according to information given to us, consider principle of materiality outlined in standard auditing, we report that no fraud by the company or on the company has been noticed or reported in the course of audit। मतलब ऑडिटर, यहाँ पर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ऑडिटर ने कोई फ्रॉड नोटिस नहीं किया है, ना उनको कोई किसी एम्प्लॉय ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ बताया गया। लेट सपोज बात करते करते ऑडिटर को एक एम्प्लॉय ने इंफॉर्मेशन दे दी कि यहाँ पर भाई फ्रॉड हो रहा है इस अकाउंट में, ऑडिटर ने चेक करा, वहां पे उसको फ्रॉड मिला, तो ऑडिटर को यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने कारो 2020 में। बी पॉइंट बोलता है यहाँ पर इसका, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस, नो रिपोर्ट सेक्शन 12 ऑफ सबसेक्शन 12 ऑफ 143। ये बात करी है यहाँ पर विस्टल ब्लोअर की। विस्टल ब्लोअर नहीं, यहाँ पर बात करी गई है जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन करता है मेजर फ्रॉड के बारे में। यहाँ पर अगर कोई ऐसी
फॉर्म वगैरह फाइल करता है तो वहां पे इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी फॉर्म एडीटी फॉर्म में। और थर्ड यहाँ पर आ जाता है विस्टल ब्लोअर कंप्लेंट्स। विस्टल ब्लोअर कंप्लेंट जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था विस्टल ब्लोअर क्या होता है। यहाँ पर नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मतलब ऑर्डर को जो विस्टल ब्लोअर की कंप्लेंट है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी ने मेजर कंप्लेंट करी है और जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कंपनी पे मटेरियल पड़ेगा तो ऑडिटर को वहां उसको कंसीडर करना पड़ेगा और अपने ऑडिट प्रोसीजर को उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, निधि कंपनी। जो निधि कंपनी है उन उनको क्या क्या कंप्लायंस करने पड़ते हैं। ये टीसीएस तो निधि कंपनी नहीं है तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया ऑर्डर कारो 2020 नॉट एप्लीकेबल। और जनरली 99% आपको आपके ऑडिट रिपोर्ट में ये मिलेगा भी नहीं, ठीक है। पर बात करते हैं निधि कंपनी होती क्या और कौन कौन से उनको कंप्लायंस करने पड़ते हैं। कंप्लायंस बाय निधि कंपनी। अब ये किसी लड़की कंपनी है ऐसा मत सोचना, ये नाम है कंपनी। बात करते हैं कौन सी कंपनी होती है, इनको बोल सकते हो आप एक तरीके से एनबीएफसी, जिसका काम होता है लोन वगैरह देना, ठीक है। एनबीएफसी को हम निधि कंपनी कहते हैं, ठीक है। इन पे क्या क्या कंप्लायंस है, इनका जो कंप्लायंस है इनको नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ेगा 1:20। 1:20 मतलब इनको जो ये डिपॉजिट्स लेते हैं पब्लिक्स वगैरह से और जो इनका नेट ओन्ड फंड है वो 1:20 के रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। 1:20 का मतलब है अगर ये 20 लाख का डिपॉजिट लेते हैं तो बदले में इनको 1 लाख रुपए का अपना नेट ओन फंड क्रिएट करके रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल वगैरह जो भी हो, ठीक है। ताकि वो लाइबिलिटीज को, मतलब इस लाइबिलिटी को मीट कर सकें, क्योंकि ये पब्लिक डिपॉजिट इनकी लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। मेंटेनिंग 10% टर्म डिपॉजिट फॉर मीटिंग लाइबिलिटी, और जितना उनका टर्म डिपॉजिट होगा उसका 10% उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये जो कंप्लायंस है ये निधि कंपनीज को फॉलो करने होते हैं। अगर ये कंप्लायंस निधि कंपनी फॉलो नहीं करती या इसमें कुछ डिफॉल्ट हो जाता है तो वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो कि यहाँ पे डिपॉजिट ले रखे हैं इन पे इंटरेस्ट भी पे करना होता है। अगर ये इंटरेस्ट पे नहीं करते तो ये भी यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाएगा। तो ये निधि कंपनी के ऊपर यहाँ पर कारो 2020 में डिस्क्लोजर आ रखा है। तो हमने अभी तक कितने पेज कर लिए, हमने अभी तक कारो के 1 2 3 4 4 पेज कर लिए और ये हमारा लास्ट पेज है। देख सकते हैं कि कारो 2020 को कितना बड़ा, वाइड और विशाल बना दिया है। अब जो अगला ट्रांजेक्शन आती है, जो अगला पॉइंट आता है वो तो बहुत ज्यादा हमारा फेमस है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के ऊपर। ये तो हर जगह ही मिलेगा आपको, हर जगह। टीसीएस के साथ नहीं है शायद, पर ये आपको जनरली हर कंपनी में मिल जाएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, डायरेक्टर कुछ भी आपने दिया या शेयर होल्डर को भी दिया या किसी अपने सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी से कुछ लिया दिया तो वो सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आ जाती है चीजें। तो यहाँ पर जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो आप ट्रांजेक्शन करोगे, आपने सुना होगा एक वर्ड, आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन, इस पे होनी चाहिए। रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करने को मना नहीं किया गया, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करो, पर वो होनी चाहिए आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन, मतलब फेयर वैल्यू पे। कोई थर्ड पार्टी है, उसको आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो 1000 रुपए में, और कोई रिलेटेड पार्टी है उसको अपना प्रोडक्ट सेल कर देते हो आप 500 में, ये आर्म्स लेंथ नहीं हुआ। तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। पर अगर आप कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करते हो और वो आर्म्स लेंथ पे है, आर्म्स लेंथ पे, सॉरी आर्म्स लेंथ पे है, यहाँ पर 5000 की जगह 1000 रुपए है, तो ये चलेगा। 1100 है, चलेगा। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना, रिपोर्ट नहीं करना। तो यहाँ पर यही बात बोला गया है कि जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन है वो आर्म्स लेंथ पे होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर इंटरनल ऑडिट के बारे में। इंटरनल ऑडिट का सिस्टम, based on information given, company has an internal audit system commensurate with the size of its nature of business। मतलब जो आपका जो इंटरनल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट की लिमिट आपको देख रखी है, किस किस कंपनी पे इंटरनल ऑडिट अप्लाई होता है, वो एक सेपरेट बात है, वो अभी हम नहीं देखेंगे। अगर आपकी कंपनी पे इंटरनल ऑडिट अप्लाई होता है, ठीक है, और आपकी कंपनी का साइज बहुत बड़ा है,
आप करवाते हो साल में एक बार इंटरनल ऑडिट और साइज बहुत बड़ा है, तो ये फ्रीक्वेंसी सही नहीं है। आपको एटलीस्ट क्वार्टरली करवाना होता है साइज देख के। तो ऑडिटर को ये बताना पड़ेगा अपने कारो 2020 में कि कंपनी के पास जो इंटरनल ऑडिट का जो सिस्टम है वो कमेंसुरेट मतलब मैच नहीं करता उसके साइज ऑफ द बिजनेस से। अगर कंपनी का बिजनेस का साइज बड़ा है, लार्ज वॉल्यूम पे कंपनी काम करती है, तो इंटरनल ऑडिट का फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज ऑडिटर को यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। वी हैव कंसिडर्ड द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इशूड टिल डेट पीरियड अंडर ऑडिट। तो पहले क्या होता था, ये चीज यहाँ पर कारो 20, तो इससे पहले जो कारो था उसमें ये चीज नहीं थी, पर कारो 2020 में ऑडिटर को इंटरनल ऑडिट में अगर कोई इंटरनल ऑडिटर ने कुछ पॉइंट्स बताया जो कि काफी क्रूशियल लगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिनोट करता हो और ऑडिटर ने उसको कंसिडर नहीं किया, तो ऑडिटर को यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो। अगर ऑडिटर ने उसको कंसीडर कर लिया तो यहाँ पे लिख देगा वी हैव कंसीडर्ड द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी इशूड टिल डेट। तो यहाँ पे ऑडिटर की ड्यूटी बन जाती है कि कंपनी के मैनेजमेंट से इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ले और उसको पढ़े, क्योंकि इंटरनल जो ऑडिट होता है वो बहुत ज्यादा डीपली होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इतना अंदर नहीं घुस सकता जितना अंदर इंटरनल ऑडिटर घुस सकता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कंफर्ट फील कराने के लिए इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, ताकि स्टैट्यूटरी को पता चल सके हाँ भाई ऑपरेशंस भी सही चल रहे हैं कंपनी के साथ और कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर इंटरनल ऑडिट के बाद नॉन कैश ट्रांजेक्शन का। नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बार्टर पे चल रही है चीजें। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होती है नॉन कैश ट्रांजेक्शन, तो वहां पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर वो डायरेक्टर्स वगैरह के साथ हो रही है, कोई भी ऐसे पर्सन जो इसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो, जैसे मान लो डायरेक्टर को घर गिफ्ट कर दिया, गाड़ी गिफ्ट कर दी, तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को नॉन कैश ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। तो कंपनी कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि डायरेक्टर या कोई ऐसे पर्सन जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो या डायरेक्टर कनेक्टेड हो, ऐसी ऐसे बंदों के साथ कोई ट्रांजेक्शन करती है और वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पर नॉन कैश ट्रांजेक्शन का, बहुत अच्छा पॉइंट था ये यहाँ पर। अगला पॉइंट है यहाँ पर आरबीआई मतलब एनबीएफसी। एनबीएफसी के लिए ये पॉइंट आ रखा है जो कि आरबीआई से लिंक्ड है। यहाँ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 आई ऑफ आरबीआई, मतलब कोई भी एनबीएफसी है तो एनबीएफसी लोन लेने और देने का काम तभी कर सकती है जब सेक्शन 45 आईए में रजिस्टर्ड हो आरबीआई के एक्ट में। द कंपनी इज नॉट, क्योंकि ये टीसीएस को तो लेना देना नहीं है कुछ, तो यहाँ पर कारो ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल। द कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर, मतलब कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है ये वो करना पड़ेगा डिस्क्लोज। कंपनी पे रजिस्ट्रेशन की लिमिट एप्लीकेबल तो होती है पर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही। ये सिर्फ एनबीएफसी के लिए ऊपर बात करी गई, एनबीएफसी के ऊपर। आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि हम सीधा कंपनी से ऑडिट करते हैं, हम एनबीएफसी तक गए नहीं अभी तक। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे आएगी। कंपनी इज नॉट अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज डिफाइंड रेगुलेशन मेड बाय आरबीआई। मतलब ये जो आरबीआई का जो ऑडिट होता है, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, ये सारे पॉइंट्स उसके लिए दे रखे हैं। अकॉर्डिंग ग्रुप डज नॉट हैव एनी सीआईसी, मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है ग्रुप में ऐसी कोई। तो ये सब चीजें कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब जिनका काम ही होता है इन्वेस्टमेंट करना, तो ये यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी एनबीएफसी हो चाहे हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी करती हो, उसको आरबीआई से वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कोई भी कंपनी अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मतलब जिसका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जिसे हम कहते हैं, तो वो भी आरबीआई में रजिस्टर्ड होती हैं और वो तभी तक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी रहेंगी जब वो क्राइटेरिया जो आरबीआई ने दे रखा है, कंडीशंस वगैरह दे रखी हैं, वो फॉलो करेंगी। अगर कंपनी एग्जेम्प्ट है तो उसको एक कंडीशन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और कंपनी के पूरे ग्रुप में कोई भी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उस पर भी ये कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सिर्फ एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में दे रखा है यहाँ पर। अगला पॉइंट है कैश लॉसेस। अगर कोई कंपनी में कोई धोखाधड़ी हो जाती है, कैश एम्बिजलमेंट हो जाता है, कैश लॉसेस हो जाता है, तो यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये एक नई चीज आई है, कैश लॉसेस। कंपनी हैज नॉट इनकर्ड कैश लॉसेस इन द करंट ईयर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग। इससे पता चलता है कि कंपनी का कैश मैनेजमेंट कितना अच्छा है। फिर उसके बाद रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये भी एक नई चीज आई है।
देयर इज नो रिजाइन टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर एप्लीकेबल क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। मान लो अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसने रिजाइन भी कर दिया, तो यहाँ पर जो करंट ऑडिटर है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा भाई, उससे बात करके कि पुराने वाले स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्क्लोज करा, और वो उसको यहाँ पर रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि पुराने वाले स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिजिग्नेशन के पीछे क्या क्या रीजन था, उसने क्या इश्यूज उसको फेस करने पड़े, क्या उसके कंसर्न्स थे, मतलब सब चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी पुराने वाले स्टैट्यूटरी से बातचीत करके। उसको पता लगाना पड़ेगा, उसको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी नए वाले ऑडिटर को कि पुराने वाले ऑडिटर ने क्यों रिजाइन करा, और उसका बेसिस उसका यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इश्यूज और कंसर्न्स वगैरह। अब बात आते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में। करिए मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियोज एंड एजिंग, रेशियोज एंड एजिंग and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial our knowledge of the board of directors and the management plans, and based on the examination of the evidence supported the assumption nothing has come to our attention which causes us to believe any material, मतलब यहाँ पर material incident यहाँ पे दे रखा है। अगर आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक आपको कोई भी ऐसी मटेरियल अनसर्टेनिटी पता चली, मटेरियल अनसर्टेनिटी इन द सेंस कि जो कि इफेक्ट करता हो मेजरली फाइनेंशियल उसमें, तो अब बैलेंस शीट तो बन चुकी है, तो बैलेंस शीट में चेंज होगा नहीं, तो वो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कारो 2020 में पहले क्या होता था, कंपनी ने बैलेंस शीट बना दी, ऑडिटर को भेज दी, और ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट कर दिया, अब ऑडिट कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है। ऑडिट रिपोर्ट बनाते बनाते उसने देखा कि भाई यहाँ पर एसेट्स में या लायबिलिटीज में या रेशियोज में कुछ मटेरियल अनसर्टेनिटी मिली है। अब वो बैलेंस शीट तो खोल नहीं सकता, इसे कहते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो कंपनी के ऑडिटर को यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, जहाँ यहाँ लिखा हुआ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वाले दिन, the company is not capable of meeting its liability existing at the date of balance sheet as and when they are falling due period of 1 year from the balance sheet date, तो यहाँ पर ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वी फर्दर स्टेट दैट आवर रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट अपॉन द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, वी नेदर गिव एनी गारंटी और अश्योरेंस दैट ऑल लायबिलिटीज फेलिंग टू विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब यहाँ पर ऑडिटर ये बोलता है कि हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कर दी है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिनोट कर दी है, कंपनी ने ये चीजें कंपनी को पे करनी थी जो कि कंपनी ने अभी तक पे नहीं करी है, और हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट बनाते टाइम हम यहाँ पर यहीं तक की गारंटी देते हैं, इसके बाद की गारंटी हम भी नहीं दे सकते, कंपनी उसको पे कर देगी विद इन 1 ईयर में, नहीं। तो ये ऑडिट रिपोर्ट को यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो मतलब काफी अच्छा पॉइंट था और न्यू पॉइंट था कि मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में एजिंग्स वगैरह, एजिंग रिपोर्ट वगैरह, फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह, एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ये सब डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कंपनी को यहाँ पर, मतलब ऑडिटर को यहाँ पर कार्ड कंटेंट में। अब 20th पॉइंट आ जाता है ट्रांसफर टू फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ शेड्यूल कंपनीज एक्ट। अगर आप ये पॉइंट तो यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर शायद हट गया है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट। तो अगला पॉइंट यहाँ पर है देयर इज नो अनस्पेंट अमाउंट। अच्छा हाँ, यही पॉइंट है अनस्पेंट अमाउंट, मतलब जो शेड्यूल 7 में जो वहां पर सीएसआर के बारे में बात करा गया था, यहाँ पर बात करता है सीएसआर के बारे में। हाँ, ये वही वाला पॉइंट है, जैसे सीएसआर सीएसआर 1 सेकंड 35 में डील रहता है, जिसमें बात करता है कि 2% आपका 2% ऑफ प्रॉफिट आपको स्पेंड करना होता है। अगर आपने 31 मार्च 2022 तक कोई भी सीएसआर का पैसा अभी भी अनस्पेंड पड़ा है, तो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अनस्पेंड नहीं है, तो देयर इज नो अनस्पेंड अमाउंट, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल। पर अगर आपके केस में कोई सीएसआर का पैसा यहाँ पर अगर बच जाता है जो कि आपने स्पेंड नहीं करा, जो कि शेड्यूल 7 की जो एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग स्पेंड करना पड़ता है विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब इसके 6 मंथ के अंतर्गत अंदर 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 आपको स्पेंड करना पड़ता है। अगर स्पेंड नहीं करते तो आपको पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक फंड में, स्पेसिफिक फंड आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा किसी भी बैंक में, और उसको स्पेशल अकाउंट में उसको डिपॉजिट करना पड़ जाएगा, जो कि फर्दर आके आईपीएफ में चला जाएगा। पर आपको यहाँ 6 मंथ तक आपको यहाँ पे करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा ये पैसा जो कि आपका रिमेन अनस्पेंड है, और उसको स्पेशल अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना पड़ जाएगा। तो ये रहा हमारा कारो 2020, और हमने इसको रियल जो ऑडिट रिपोर्ट है, रियल जो एनुअल रिपोर्ट होती है, उसके बेस पे हमने समझा है इसको। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आगे अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कर देना,
और अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब रियल एनुअल रिपोर्ट पे, ये कंपनी टीसीएस कंपनी की जो एक्चुअल एनुअल रिपोर्ट है, इस पे और एनालिसिस करूं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट भी है यहाँ पर, और ये अभी तो एनेक्जर ए हुआ है, एनेक्जर बी भी है इसका, जो आपकी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बोलता है, मतलब कंपनी का जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा है। यहाँ पर ऑडिटर ये चेक करता है कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल है विद रिलेशन टू फाइनेंशियल एक्सपेक्ट वो कैसा है। तो ये चीज भी हम देख लेंगे यहाँ पर। और में साथ ही साथ हम रियल बैलेंस शीट का एनालिसिस भी करेंगे, एनुअल रिपोर्ट का, कि कैसे कैसे इन चीजों का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट का, स्टैंड अलोन प्रॉफिट ऑफ एंड लॉस का कैसे बना होगा, कैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आ रहा होगा, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में क्या आ रहा होगा, ये नोट्स, जो नोट्स होते हैं इसमें क्या आ रहा होगा, कैश फ्लो, कैश फ्लो में कैसे बना होगा, और ये कैश फ्लो कहां से स्टार्ट होता है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर कौन सा लिया होगा, ये आपको होता है पीबीटी, ये क्यों लेते हैं, ये सारी चीज भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आगे आगे बहुत ही ज्यादा मतलब रियल एनालिसिस वाली वीडियो, ताकि आप एनुअल रिपोर्ट अच्छी तरह से पढ़ सको, समझ सको, ऐसी वाली वीडियो में लेके आता रहूंगा। तो बस फिलहाल वीडियो में नहीं, तब तक अगली वीडियो के लिए मिलेंगे जल्दी। फिलहाल के लिए जय हिंद, बाय बाय।